बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। मैंने इसकी वीडियो एक एनिमेटेड भी डाली है आपके अपने चैनल पे, और वो भी शायद आपको मिल गई हो, लेकिन आज मैं इसको बोर्ड पे भी समझाऊंगा। इसका रीज़न ये है कि मुझे एक दो बच्चों ने पर्सनली कहा भी कि सर आप बोर्ड पे सारी चीज़ें समझा दें। तो मैं बोर्ड पे इसलिए नहीं समझाता ताकि यार ज़रा एनिमेटेड हो, और फिर हमारा राइटिंग कुछ ऐसी होती है तो फिर ओके जी। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहले टॉपिक का पहले नाम बता देता हूँ, फिर नाम लिख देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय द पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है जी, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जनाब। कौन से टॉपिक की बात हो रही है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम मेथड। ये समझ लो कि मेरा फेवरेट टॉपिक बन गया है, इसलिए मैं इसके ऊपर 2 दफ़ा लेक्चर बना रहा हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत सारे टॉपिक पड़े हुए हैं, लेकिन मैं इसको पहले कवर कराऊंगा, उसके बाद जो है वो फिर पैरेललोग्राम मेथड पे चलेंगे। अच्छा जी, अब बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि पैरेललोग्राम मेथड, इसका मतलब क्या कि वेक्टर को ऐड करने के 3 कोई और भी तरीका है। तो बेटा अगर तो आपने लेक्चर सुने हैं तो कम से कम नाम आपको ज़रूर याद हो गए होंगे कि जी हाँ बिल्कुल कोई और भी तरीके हैं। पैरेललोग्राम मेथड भी है, हेड टू टेल रूल मेथड भी है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड भी है। ये 3 हमारी बुक में मौजूद हैं, तो इसलिए मैं इससे हट के बात भी नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर, तो सर ये कब कब यूज होते हैं? हेड टू टेल रूल लाजमी बात है, कोई ना कोई वजह होगी कि उस टॉपिक का नाम अलग किया। फिर पैरेललोग्राम मेथड क्यों यूज होता है, फिर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड क्यों यूज होता है। तो पहले तो आ जाते हैं कि पैरेललोग्राम मेथड क्यों यूज होता है। जनाब, पैरेललोग्राम मेथड ऐसा जो है वो वेक्टर है जो कि को इनिशियल वेक्टर्स हों। दो ऐसे वेक्टर्स जो कि को इनिशियल वेक्टर्स हों। अब सवाल आ गया, सर ये को इनिशियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? ऐसे कोई 2 वेक्टर्स जो कि एक ही पॉइंट से शुरू हो, यानी कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो। ठीक है, लाइक ऐसा, फॉर एग्जांपल यूं ले लें, ये और ये को इनिशियल वेक्टर्स है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कोई बना रहे हो आपस में थीटा। अब ऐसे दो एंगल्स को अगर हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम मेथड यूज करना पड़ेगा। लेकिन को इनिशियल वेक्टर्स हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन साथ में ये कौन से वेक्टर्स होने चाहिए? फ्री वेक्टर्स भी होने चाहिए, ताकि ये वेक्टर्स क्या हो सकें? पैरेलली शिफ्ट हो सकें, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकें इसके अंदर। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, कौन सा मेथड यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आ जाता है कि सर पैरेललोग्राम क्या है? देखो बेटा, आपने कुछ शेप्स पढ़ी होंगी, कुछ शक्लें पढ़ी होंगी, कुछ चीजें पढ़ी होंगी, और कौन कौन सी, देखो मैं पहले आपको बनाता हूं। देखो ये एक शेप आ गई, कोशिश मैं करूंगा कि आपको ऐसा लगे कि चारों साइडें बराबर हों। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? स्क्वायर शेप कहलाती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्क्वायर शेप बन गया। वजह ये कि इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी 4, 1 बराबर होगा 2 के, 2 बराबर होगा 3 के, 3 बराबर होगा 4 के, यानी चारों साइड्स बराबर हैं। आप इसे 1 2 3 ना कहो तो इसे A कह लो, इसे B कह लो, इसे C कह लो, इसे D कह लो। तो A साइड बराबर होगी B के, B बराबर होगी C के, C बराबर होगी D के। एक बात। दूसरी बात, यहां पर जो एंगल्स होंगे ना, ये 90 डिग्री के होंगे, राइट? चारों एंगल्स इक्वल होंगे और चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो एक काम कर लेते हैं कि ये A, ओके, और B किधर है? B के इधर आ गया B, उसकी चलो इसको बस ठीक है नाम फटाफट दे देते हैं, ये C और D कर लेते हैं। ठीक है, अब A के सामने A, B के सामने B, तो A एंगल A बराबर होगा एंगल B के, बराबर होगा एंगल C के, बराबर होगा एंगल D के, चारों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं स्क्वायर। फिर आपने एक शेप बेटा पढ़ी होगी, ये वाली शेप आपने पढ़ी होगी। अब ये शेप कहलाती है रेक्टेंगुलर शेप। इस रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है कि आमने सामने वाली 2 साइड्स बराबर होती हैं। मानो ऐसा करो, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो A और C बराबर होंगी, ऐसा A इज इक्वल टू C। ठीक है, और B और D बराबर होंगी, तो B इज इक्वल टू D आ गया। यानी 2 साइड्स आपस में आमने सामने वाली बराबर होंगी, चारों साइड्स बराबर नहीं होंगी। लेकिन हाँ,
यानी ए के सामने कौन सा साइड, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी और ये डी। पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, चारों एंगल राइट एंगल होंगे। ठीक है, चारों एंगल राइट एंगल होंगे। एक सेकेंड, चारों एंगल राइट एंगल होंगे और चारों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। ऑफ कोर्स राइट एंगल होंगे तो लाजमी बात है ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री पे हो जाएगा। ठीक हो गया, ये तो आ गया आपके पास क्या, रेक्टेंगल। ठीक है, इस शेप का नाम जनाब हम क्या कह देते हैं, चलो इसको नाम लिख देते हैं क्या, ये हमारे पास है रेक्टेंगल। अब एक ऐसी शेप बनाते हैं, यानी इसको यहां से मैं थोड़ी सी लात मारता हूं, ये टेढ़ा कर देता हूं, जैसे कार्टन नहीं होता डब्बा, उसको हम टेढ़ा कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास एक, ये हमारे पास दो, अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक हो गया, ये कोने बन गए। अब आपके पास ये और ये मिलते जुलते तो लग रहे हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। इस साइड को क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक हो गया जी, इसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट पे कि सर पैरेललोग्राम का मतलब क्या है। पैरेललोग्राम आ गया एक ऐसी शेप जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, अब ये आप लिखने पास अपने पास, क्योंकि ये तो स्क्वायर था ना, तो पैरेललोग्राम का शेप कोई कोने में लिख लेना कि जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई एंगल, नो एंगल, मगर अगर मैं यूं कह देता हूं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2 इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 3 इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 4 इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कोई भी एक भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा। हाँ, आमने सामने वाली साइड्स बराबर होंगी, यानी मानो ये ए है, ये बी, सॉरी ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो फिर ऐसा मान लो कि ए बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा डी के। ये इसमें भी था, ये इसमें भी है, लेकिन इसमें सारे एंगल 90 के थे और सारे एंगल बराबर थे, इसमें कोई एंगल भी 90 डिग्री का नहीं होगा। हाँ, अब एंगल्स पर आ जाते हैं। 1 और 3 ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। 2 और 4 यानी अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे एक दूसरे के, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, लेकिन ये शक्ल फिर भी वही कह रहा हूं कि कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। ये तो था पैरेललोग्राम, यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम चलते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, क्यों करते हैं ये पता लग गया, मैंने शॉर्टली बता दिया। पैरेललोग्राम क्या होता है ये पता लग गया, मैंने आपको बता दिया। अब हम इसकी टॉपिक की बात करते हैं जो हमारी बुक की है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। पॉइंट हमारे पास यह है कि अब हम दो वेक्टर्स लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी माड़ी है तो मैं पहले से एक्सक्यूज मार लेता हूँ उस चीज़ के लिए कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। इस वेक्टर का नाम है ए और इस वेक्टर का नाम है बी। ठीक हो गया, और इनके दरमियान इसे को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। वो इसलिए, हालांकि ज़रूरी नहीं है ऐसा ही होना चाहिए, वो इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि भाई मेरी ड्राइंग माड़ी है तो मैं लाजिम बात है अपने ड्राइंग के हिसाब से चलूँगा ना यार। तो इधर तक इसको ले जाते हैं और इसको थोड़ा सा लेकर इधर तक आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स के दरमियान एक एंगल है, एंगल थीटा। ओके हो गया। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है। अब दोनों को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए हमें एक चीज चाहिए, और वो क्या चाहिए, क्या चाहिए आप बताओ क्या चाहिए? हेड टू टेल रूल। क्या फॉलो करना पड़ेगा? हेड टू टेल रूल, यानी कि आप कोई भी मेथड ले आओ, हेड टू टेल रूल। अब एक बात ध्यान में रखना, ठीक है, आप कोई भी मेथड ले आओ। कौन सा मेथड? चाहे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड हो, चाहे पैरेललोग्राम मेथड हो, मगर एक चीज लाजमी यूज होनी है, और वो कौन सी यूज होनी है? हेड टू टेल रूल का तो रूल यूज होना है। तो लेकिन यहां हेड टू टेल नहीं है, ये टेल और टेल आपस में मिल रही हैं। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं कि अब मैं यहां पर टॉपिक वन बाय वन चीजें लिखता भी रहूंगा। ठीक है, फिर एक काम करते हैं कि इस बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं और इस ए वेक्टर को भी पैरेलली शिफ्ट करते हैं, दोनों को पैरेलली शिफ्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, फिर हम यहां पे स्टार्ट लेते हैं किस चीज का? पैरेलल शिफ्टिंग का। ठीक है बेटा, अब पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि बी वेक्टर है,
मानो तुम्हारे पास कंप्यूटर है, यहां से कंट्रोल सी करो, यहां पर ले आओ, कंट्रोल वी होके इधर आ जाएगा। ठीक है, जैसा है वैसे का वैसा आ जाएगा। ये आ गया जैसा वेक्टर बी था। अभी थोड़ा सा एंगल में गड़बड़ हो गई है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये आ गया मेरे पास वेक्टर बी। ठीक हो गया, थोड़ी अभी भी चेंजिंग है, तो ऐसे कर देते हैं भाई। अगर अब गड़बड़ हो भी गई तो माफ कर देना, सही है। तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर बी। ठीक है, और सेम एज इट इज जैसा ये था उसी साइज में बनाना है, जिस एंगल में था उसी एंगल में बनाना है, और इसे मैं कह देता हूं वेक्टर बी। फिर वेक्टर ए को ऊपर लेके जाते हैं, तो यहां से वेक्टर ए इधर से शुरू हो रहा है, यस। ए वेक्टर को कॉपी करके हम इधर ले आएंगे। इसका मतलब हमारी ड्राइंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो फिर ठीक है, हम अपनी ड्राइंग को अब सही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास वेक्टर ए, ये आपके पास आ गई। ठीक है, वेक्टर बी क्लियर हो गया जी। अब सर ऐसा क्यों किया? ठीक है, ऐसा क्यों किया सर? आपके पास वेक्टर ए था, तो बात यह आ गई है कि हम इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं समझाने के लिए। मैं इसे कलर्ड कर देता हूं ब्लू, और इसे भी मैं कलर्ड कर देता हूं। मैंने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन मैं अब कलर्ड कर देता हूं। ये आ गया ब्लू, ये आपके पास पैरेलल शिफ्ट आ गया। इसको मैं क्या कह देता हूं? वेक्टर ए कह देता हूं। सर आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं ऐसा इसलिए किया कि अब देखो, इधर देखो, हेड टू टेल है, यानी ए को बी के साथ ऐड कर सकते हैं। जरा गौर से देखो, ये रहा हेड, ये रहा टेल। ठीक है, अच्छा इधर देखो, अगर इस तरफ आओ, बी को ए के साथ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया ना, बी को ए के साथ भी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहें तो ए और बी का रिजल्टेंट ले लें, और अगर हम चाहें तो बी और ए का रिजल्टेंट लेते हैं। तो फिर एक काम करते हैं कि हम यहां से स्टार्ट लेते हैं, और यहां से स्टार्ट लेने के बाद एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, और ये बन गया हमारा डायगोनल जो कि इधर तक जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड मुझे दे दें, ये हमारे पास आ गया इसका डायगोनल। ठीक है, अब अगर ये डायगोनल की बात करते हैं, तो ये डायगोनल जो है, जरा देखो भाई, मैंने आपसे पहले कहा था मेरी ड्राइंग में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो बार बार हम थोड़ा सा तंग करेंगे। बन गया डायगोनल। ठीक है, अब ये जो डायगोनल है, अगर आप देखो, पॉइंट गौर से देखना, क्या ये ए और बी का रिजल्टेंट है? आप बोलोगे हाँ सर, ये ए और बी का रिजल्टेंट है, क्योंकि ये रहे हेड टू ए और बी। फिर आप बोलोगे कि सर क्या ये बी और ए का रिजल्टेंट है? तो आप बोलोगे जी सर, हाँ सर, ये तो बी और ए का रिजल्टेंट भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी और बी प्लस ए का रिजल्टेंट सेम आ रहा है, आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। तो फिर यहां से क्या बात बनी? यहां से ये बात आ गई कि ये दोनों वेक्टर्स कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? कम्यूटेटिव लॉ को। और इसे हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि a प्लस बी यानी इज इक्वल टू दी बी प्लस ए, कि दो वेक्टर्स आपस में ऐड हों। अब आप उनको किसी भी तरह से कर लो, आपका रिजल्टेंट सेम आना चाहिए। तो यस, उसका रिजल्टेंट आर के बराबर आ रहा है, और हमें कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल है किसके? b प्लस ए के, और इन दोनों का रिजल्टेंट सेम है। यानी आपके पास जो रिजल्टेंट है वो ये है, आपका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ये आ रहा है, यहां पे भी और ये यहां पे भी। अब नीचे देखते हैं ये किसका रिजल्टेंट है, तो नीचे देखते हैं तो ये a प्लस बी का रिजल्टेंट है। तो हम कहते हैं कि जनाब ये a प्लस बी का रिजल्टेंट आया। अगर ऊपर देखते हैं तो किस चीज का रिजल्टेंट है, तो सर ये तो है b प्लस a का रिजल्टेंट है। तो ये कहानी बन गई। ठीक है, इसका मतलब एक बात आपकी बुक में लिखी हुई है, कौन सी? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन। मैंने उसमें नहीं पूरी बताई, लेकिन अब आपको मैं बता देता हूं कि अगर दो वेक्टर्स ऐड किए जाएं और उनका रिजल्ट सेम आ जाए, तो इसका मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो एक बात भी समझ जाओ कि यहां पर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है। आगे बढ़ता है। ओके जी, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमें इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है।
ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास दो वेक्टर्स बने हुए हैं। लाइक अगर मैं इसको नेमिंग करता हूं तो ये मेरे पास ओरिजिन पॉइंट है, इस साइड का नाम मैं क्या देता हूं ए है, इस साइड का नाम मैं क्या देता हूं बी है, इस साइड का नाम मैं क्या देता हूं सी है। अगर आपको ए बी सी में प्रॉब्लम है क्योंकि आपके पास पहले से ए बी लिखा हुआ है, तो फिर आप क्या देते हैं कि इस साइड का नाम आपके पास है पी, इस साइड का नाम है आपके पास क्यू, ठीक है क्यू, और इस साइड का नाम आपके पास आ गया, एंगल का नाम आपके पास आ गया आर। तो 3-4 एंगल हमारे पास आ गए। अब अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, ओ पी क्यू, और दूसरा मैं देखता हूं तो मेरे पास एक और ट्राइंगल बन रहा है ओ आर क्यू, ठीक है, तो ट्राइंगल है मेरे पास, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम है, और वो कौन सा है, ये है हाइपोटेन्यूस। अब अगर मुझे हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूस के लिए मेरे पास एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है जनाब, आपको याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये आ गया हाइपोटेन्यूस के लिए, और वो बराबर होता है किसके, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन बेटा इसके लिए एक शर्त है, वो शर्त पता क्या है, शर्त यह है कि आपके पास ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। सादे से लफ्जों में मैं आपसे लिखूं कि इधर लिख भी देता हूं मैं, एलिजिबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ऐसा करो कि आपके पास ये एंगल जो है वो किसके लिए होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी एक एंगल 90 डिग्री का अगर नहीं है तो फिर ये एलिजिबल नहीं है। तो सर फिर ये तो 90 डिग्री का तो कोई भी एंगल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। अब बेटा मैं आपको एक बात समझाऊं, मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको टॉपिक पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियो बनी हुई है, जाके देख लो कि मैंने एक चीज वहां पे शेयर की थी। और वो आपसे क्या शेयर की थी कि फॉर एग्जांपल मैंने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया हुआ है। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपने कुछ ऐसा किया था कि आपने कहा था कि सर हमारे पास दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसके दरमियान एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम है ए, चाहो तो बी बोल दो, चाहे तो सी बोल दो, आपके पास कुछ भी। अब इस वेक्टर का एक बनाना है एक्स कंपोनेंट यानी पैरेलल कंपोनेंट, और एक बनाना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो फिर हम क्या करते थे, हमने ऐसा किया था कि हमने इस ए वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया था, ऐसा, ठीक है, एक कंपोनेंट ये बन गया और एक कंपोनेंट आपका ये बन गया। इसे हमने कहा था ए एक्स, जो के बराबर था ए कॉस थीटा के, और इसे हमने कहा था ए वाई, और इसे हमने लिखा था ए साइन थीटा के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट था और ये पैरेलल कंपोनेंट था। अब बात ये थी कि हमने ए वेक्टर के दो हिस्से किए थे, और आपके पास यहां पर बन गया था एक एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम भी लगाया था। ठीक है, मैंने आपसे फिर से कहा है कि अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो पहले इसकी वीडियो देख लीजिएगा जाके, आपको समझ में सारा आ जाएगा। ठीक है जी। अब ए का एक्स, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाला तो कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट निकाला तो साइन थीटा, बेस कंपोनेंट निकाला तो कॉस थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला तो साइन थीटा, पैरेलल कंपोनेंट निकाला तो कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला तो साइन थीटा। मतलब सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब क्यों ना कुछ ऐसा यहां भी किया जाए, बिल्कुल करते हैं। एक काम करते हैं कि इस बी वेक्टर को हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं इस बी वेक्टर को, क्योंकि ये मसला करेगा ना। तो एक काम करते हैं कि मैं यहां से इसको आगे बढ़ाता हूं, ऐसे आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, और इधर से मैं इसको ऐसे नीचे लेकर आता हूं। ठीक है, अभी देखो ये B क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है। B क्या कर रहे हैं हम, B को बिल्कुल, ये देखो इसको, अगर मैं इसको क्लियरली थोड़ा सा लिखूं, इधर देखिएगा, ठीक है, इधर देखो, मैं इसको पूरा मिटा के दोबारा बनाऊं तो आप देखिएगा कि हमने कहा था कि ये देखो, ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट, ये वेक्टर है A, और इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे और ऐसे स्प्लिट करेंगे। इसे कहते हैं AX और इसे कह रहे हैं AY। एग्जैक्टली यही तो हो रहा है।
ठीक है, कि हमने इसे क्या किया कि इसको ऐसे स्प्लिट कर दिया और इसको हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया, ये वेक्टर रिजॉल्व हो गया, यानी बी वेक्टर अब खत्म थोड़ी देर के लिए। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे ना ये ऐसा क्रॉस मार देता हूं थोड़ी देर का, हालांकि बी वेक्टर अपनी जगह है, लेकिन मैं क्रॉस इसलिए मारता हूं कि अब हमें बी नहीं चाहिए, अब हमें बी के कंपोनेंट मिल गए। और अब बताओ क्या यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल मिला कि नहीं मिला? मिल गया, ठीक है। अब इस वाली साइड को हम कह देते हैं बी वाई, क्योंकि यह एंगल बना और एंगल की ये परपेंडिकुलर, और इस वाली साइड को हम कह देंगे बी एक्स, क्योंकि ये बेस बन गया। एग्जैक्टली ये देखो इधर ऐसे, ये ए एक्स था और ये ए वाई था, अब ए एक्स की जगह बी एक्स हो गया और ये हो गया बी वाई। अब आपके पास ट्राइंगल, तो इस साइड को नाम क्या दें? इसे आर कह देते हैं, इसे एस कह दो, ठीक है, एस कह दो, ठीक है। अब देखो ओ क्यू एस, आर को छोड़ दो बीच में, ठीक है, ओ क्यू एस, ये ट्राइंगल हमने क्या किया, ये ट्राइंगल हमने निकाला। मैं इसको क्या कर देता हूं, चेंज करके इसके साथ लिखता हूं बी एक्स, और ये क्या बनेगा भाई मेरे पास बी वाई, ये आ गया ओ क्यू एक्स, ये एक नया ट्राइंगल बना दिया। कैसे बना दिया हमने? हमने ऐसे बना दिया कि ये बी के पास, बी का एक हमारे पास रूल है, और वो रूल क्या है कि हम बी को कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमने बी को कंपोनेंट में तोड़ा, तोड़ के एक बनाया बी एक्स और दूसरा बनाया हमने क्या, बी वाई। अब हम ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि अब तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है ना, तो पहले फिर देखो, पहले तो आप एक काम करो, डेटा बना लो। डेटा के लिए क्या करते हैं कि इधर देखो, हाइपोटेन्यूज क्या है ये देख लेते हैं, बेस क्या है ये भी देख लेते हैं, और परपेंडिकुलर क्या है ये भी लिखते हैं। पहले अलग से लिख लो, फिर उसके बाद फॉर्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले तो भाई हाइपोटेन्यूज तो आ रहा है, ठीक है, इधर भी हाँ ये आर है, तो ये हाइपोटेन्यूज तो हो गया आर, क्योंकि यही तो हमने असल में फाइंड करना है, आर हो गया, ठीक है। बेस क्या है? अब बेस में यहां पे देखो ना, बेस पे दो है, इधर से लेकर इधर तक, तो एक तो आ गया इसमें ए वेक्टर, और दूसरा कौन सा आ गया, बी एक्स। देखो ना, यहां से लेकर यहां तक ए, और इधर से लेकर इधर तक क्या आ गया, बी एक्स। तो फिर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डी बी एक्स, दो हो गए। आगे चल रहे, परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, क्या बन गया हमारे पास, बी वाई, ठीक हो गया बेटा। अब ये तो बन गए हमारे पास इसका एक छोटा सा डेटा, जिसे ऊपर पुट करने वाले हैं, कहां पर, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की जगह क्या रखेंगे, आर, आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेस की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर। आगे चले, फिर परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे, बी वाई का स्क्वायर। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये नहीं ठीक, क्योंकि ब्रैकेट है। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के, ठीक है, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए ये रहा, बी ये रहा, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब बी एक्स का होल स्क्वायर। और ये वाला ऐसे का ऐसा आप लिखोगे, क्या बन जाएगा आपके पास, बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि देखो कि अगर आपके पास ये वेक्टर था, कौन सा वेक्टर, ये वेक्टर था, इसको हमने कंपोनेंट में तोड़ा था, ये था ए एक्स और ये था ए वाई, ए वेक्टर को हमने तोड़ा था, ठीक है। तो अब ए एक्स को हमने लिखा था ए कॉस थीटा के साथ, और ए वाई को हमने लिखा था ए साइन थीटा के साथ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर साइड थी और ये पैरेलल साइड थी। इधर भी ऐसा ही है। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, बी एक्स हमारे पास बन जाएगा किसके, बी कॉस थीटा के, और बी वाई किसके बराबर बन जाएगा, बी साइन थीटा के। मैं डेटा अलग अलग लिखता इसलिए जा रहा हूं ताकि जब आप तैयारी करो तो आपको पता चले कि हाँ यार कुछ समझ आया। ठीक है, आगे चलो। आर स्क्वायर छोड़ दो, ए स्क्वायर छोड़ दो, प्लस 2 ए को भी छोड़ दो, बी एक्स की जगह ये रहा फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाएंगे हम, बी कॉस थीटा प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बी वाई ये रहा बी साइन थीटा का
होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक हो गया, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा थीटा पे कभी स्क्वायर नहीं लगता, अगर ऐसा स्क्वायर आ जाए तो कॉस पे लगेगा, साइन पे लगेगा, टेंजेंट पे लगेगा, लेकिन थीटा पे नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चलो। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अच्छा बेटा अब देखो, हाँ यहां पे अब एक और चीज आ गई। अब देखो मजे की बात, इधर भी बी स्क्वायर है ना, ये देखो इधर भी बी स्क्वायर है ना, तो इसमें से क्या करते हैं कि हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो आर अब हमारे पास क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस क्या करते हैं हम बी स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, बाकी बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करते हैं, अब मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, हमारे पास आज जगह है, बहुत बड़ा है और जगह हमारे पास है। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि सर एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी क्या है, वो ये है कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। कैसे होता है ये मैं इस वालों से पूछता जाके, हमें बस इतना याद है, हमें पता है और हम इसी पे बहस करेंगे। अब साइन स्क्वायर कर लो या कॉस स्क्वायर कर लो, बात तो एक ही है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका मतलब बेटा यहां पर भी तो देखो ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो एक काम करते हैं कि यहां पे लिख लेते हैं क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको तो वैसे का वैसा लिखो, 2ab cos थीटा भी लिखो, 2ab cos थीटा, साथ में क्या करो प्लस बी स्क्वायर लगा दो, प्लस बी स्क्वायर और ये आ जाएगा 1। क्यों 1? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर पढ़कर आएगा, इसके बराबर है 1। तो फिर इस वैल्यू को थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं अब ये 1 खत्म, इसका मतलब b को मैं यहां ले आता हूं, बी स्क्वायर। क्यों लेकर आया हूं सर, ऐसे ही b की भी कोई इज्जत है तो हमने सामने लिख दिया, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, 2ab cos थीटा। बेटा अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमें r चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि रेडिकल ले लेते हैं, रेडिकल ऑन दोनों साइड यानी बोथ साइड। ठीक है, अब क्या करते हैं जरा देखो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जनाब ये आ गया इसके ऊपर रेडिकल, ये आ गया इसके ऊपर रेडिकल। सही बेटा, इसका रेडिकल तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी उधर रेडिकल कैंसिल नहीं होगा। क्यों सर? कभी भी दो टर्म्स का एक साथ रेडिकल कैंसिल नहीं होता। सर देसी से अल्फाज में बताते हैं ये दो टर्म क्या होती हैं, मैं बताता हूँ। बेटा अगर कोई दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हों और उनके दरमियान प्लस या माइनस आ जाए तो रेडिकल कभी भी कैंसिल नहीं होता, ये मैथ्स रूल्स हैं। तो ठीक है, ये आ गया आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रेडिकल। बेटा ये आ गया मेरे पास वो फॉर्मूला, वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो काफ़ी देर से हम फाइंड कर रहे थे। ठीक है, यानी इस आर का फॉर्मूला हमने वहां पर फाइंड कर लिया। अब सवाल अच्छा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं इसे हम? लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं। अब चलते हैं कि सर अगर ये एंगल फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब एंगल फाइंड करने के लिए क्या करें? हमने तो एंगल को कोई नाम ही नहीं दिया, तो फिर एक काम करते हैं कि अब कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें एंगल फाइंड करना है, तो हमें लॉ ऑफ साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब लॉ ऑफ साइन से क्या मुराद कि मान लो कि हमारे पास तीन साइड्स है, एक साइड है O, एक साइड है P, एक साइड है R। ठीक है, ये तीन हमारे पास साइड्स आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये साइड है A,
दूसरी साइड कहाँ गई भाई? दूसरी साइड है बी और तीसरी साइड है आर। ठीक है, ए के सामने ये वाली साइड है, इसे कह दो अल्फा। बी के सामने ये वाली साइड है, मैं लाइन बनाता हूं फिर मिटाऊंगा, इसे कह देते हैं बीटा। सर ये नाम क्यों दे रहे हैं? एंगल्स है ना कोई नाम तो देना पड़ेगा, तो हमने नाम दे दिया। और सी आर है, अभी फिलहाल हमारे पास आर है, इसे कहते हैं गामा। ठीक हो गया, ये क्या बन गया? अल्फा बीटा गामा। अब जो हमारे पास डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका है ना बेटा, वो क्या है? आसान से लफ्जों में बताता हूं, अब मैं ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करूंगा, आसान से लफ्जों में बताता हूं। वहां उसके लिए हमें एक लॉ यूज करना पड़ता है और वो है लॉ ऑफ साइन। वो है क्या? ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। अब पहले तो मैं इसके हिसाब से बताऊंगा, फिर मैं एक अलग वहां पे थोड़ी सी मेरे पास जगह है, मैं फिगर के हिसाब से भी समझाऊंगा। ए अपॉन साइन अल्फा यानी ए के सामने जो साइड है वो हमारे पास ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा यानी बी के सामने जो एंगल है, सी अपॉन साइन यानी सी के सामने जो एंगल है। तो ये तो हमारे पास, तो सर ये तो 3 है, अब यहाँ पे हमें कोई 2 चाहिए। हम फाइंड करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए कि कैसे? ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इधर लिख देता हूं, बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन सॉरी अपॉन लिखना था मैंने, साइन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। अब सर इसका मतलब क्या है? ये गामा अल्फा, ये मैं आपको बताऊं। देखो, मानो आपके पास एक ट्राइंगल है, इधर भी तो ट्राइंगल था ना, तो हम मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, आपके पास ये 1, ये 2 और ये 3। भाई ये 3 एंगल है, राइट एंगल भी इसमें मौजूद है। अब कोई तो नाम होगा ना इन साइडों का, तो एक काम करते हैं कि इधर ये ए है, ये बी है और ये सी है। एंगल का नाम आ गया ए बी सी। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया? ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। ठीक हो गया, सी आ गया। अब इन एंगल्स का नाम क्या बनेगा हमारे पास? ठीक है, अब इधर देखो, सी के सामने वाली, ए के सामने वाली साइड को, यानी ए है ना ये रहा, इस ए के सामने वाले एंगल को हम अल्फा कह के बुलाते हैं। जरूरी नहीं है, फिलहाल हम अल्फा कह के बुला रहे हैं। ठीक है, बी के सामने वाली साइड को हम बीटा कह के बुलाते हैं और सी के सामने वाली साइड को हम गामा कह के बुलाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ए के सामने वाली साइड को हम θ1 कह के बुलाएं, बी के सामने वाली साइड को हम θ2 कह के बुलाएं और सी के सामने वाली साइड को हम θ3 कह के बुलाएं। अब क्या बनेगा मैं आपको बताता हूं। ए अपॉन यानी ए अपॉन साइन θ1, बी अपॉन, बी कहां है? ये रहा, बी अपॉन इसके सामने वाला एंगल साइन θ2। सही हो गया। अब देखना ये अच्छा, अगर सी अपॉन सी के, सी ये रहा, सी के सामने आ जाओ, ये रहा साइन θ3। सही है। अगर एंगल का नाम होता OPQ, अगर अल्फा एंगल का नाम होता φ1 φ2 φ3 चलता, अगर एंगल का नाम होता थीटा ए थीटा बी थीटा सी तब भी चलता। अब अल्फा बीटा गामा भी एंगल का नाम है, तो चलो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। अब ए के सामने वाली साइड को बोला अल्फा, बी के सामने वाली के बी ये रहा, बी के सामने वाली साइड को बोलते हैं बीटा, सी के सामने वाली साइड को कहते हैं गामा। तो यही वैल्यू क्या बनेगी? ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा और सी अपॉन साइन गामा। तो ये बेटा इस तरह बनता है। अब दो, ये सारी वैल्यूज बराबर है, कोई 2 वैल्यूज उठा के हमें कोई वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो बेटा ये तो था पैरेललोग्राम मेथड। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया हो इसमें, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए दुआओं में भी याद रखिएगा और कमेंट है तो भी बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।